Ruminant digestion. Digestion of ingesta by microbial fermentation in food stomach mainly by hydrolysis and anaerobic oxidation। जो एनिमल्स इंजेस्टा करते हैं, जो खाते हैं, उसका माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है फूड स्टमक के अंदर मेनली बाय हाइड्रोलाइसिस एंड एनारोबिक ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है कि जो फूड स्टमक होता है एनिमल्स का, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर रेमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम आता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये 2 स्टेप होते हैं, हाइड्रोलाइसिस और एनारोबिक ऑक्सीडेशन। तो इसके जो शुरू के 3 पार्ट होते हैं, ल्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, तो इन 3 के अंदर तो इसका माइक्रोबियल फर्मेंटेशन चलता है, और जो एबोमेसम है इसके अंदर इसकी हाइड्रोलाइसिस चलती है। तो ये 4 पार्ट होते हैं इसके रूमिनेंट के फोर स्टमक के। द एबोमेसम लाइक स्टमक ऑफ नॉन रूमिनेंट इज कंसर्न्ड विद हाइड्रोलाइसिस। जो एबोमेसम होता है वो इसके हाइड्रोलाइसिस के साथ कंसर्न्ड होता है ऑफ प्रोटीन बाय पेप्सिन इन एसिडिक मीडियम। जो इसका एबोमेसम होता है ये नॉन रूमिनेंट के सिंपल स्टमक के मान लो होमोलोगस होता है। रूमिनेंट विच रिगर्जिटेट एंड रिमेस्टिकेट द फूड, रिलेटिव साइज ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स वेरीज विद एज। इसके अंदर क्या है कि जो 4 कंपार्टमेंट है वो उनका साइज वेरी करता रहता है एज के साथ। इसने ये बात क्यों कही, क्योंकि द न्यूली बोर्न काफ एबोमेसम इज लार्जेस्ट, कि जब न्यूली बोर्न काफ होता है उसके अंदर एबोमेसम का साइज लार्जेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसको मिल्क ज़्यादा कंज्यूम करना होता है, तो उसके लिए उसको ग्लैंडुलर सेक्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसा काम सिर्फ इसके अंदर एबोमेसम करता है। तो उस टाइम पे इसके लिए एबोमेसम लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोस्टमक होता है। एट 10 से 12 वीक एबोमेसम इज़ हाफ ऑफ द रूमन एंड रेटिकुलम। जब 10 से 12 वीक का जब वो हमारा काफ हो जाएगा, तो 10 से 12 वीक यानी कि 2.5 से 3 महीने का जब वो हो जाएगा, तो वो उसका साइज हाफ ऑफ द रूमन एंड रेटिकुलम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक हम उसको कंसनट्रेट और दूसरे फीड खिलाना शुरू कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होना ही शुरू हो जाएगी। तो फिर ऐसे करके फिर रूमन और रेटिकुलम का साइज उसके लगभग हाफ तक हो चला जाएगा। फिर जब उसके बाद एट 4 मंथ ऑफ एज रूमन एंड रेटिकुलम आर 4 टाइम्स बिगर देन ओमेसम एंड एबोमेसम। जब वो काफ 4 महीने की एज का हो जाएगा, तो जो रूमन और रेटिकुलम है वो उससे 4 गुना बड़े हो जाएंगे ओमेसम और एबोमेसम से। ये बात कह रहा है ये। एट 1 to 2 ईयर ऑफ एज 4 कंपार्टमेंट्स अटेन देयर परमानेंट साइड। जो 1 से 2 साल तक की जब उसकी एज हो जाएगी, तो उसके जो चारों के चारों कंपार्टमेंट है वे अपनी मैक्सिमम साइज तक अटेन कर लेंगे। कैपेसिटी देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोर्थ स्टमक की। जो फोर्थ स्टमक के जो 4 पार्ट्स है, रूमन, रेटिकुलम, एबोमेसम, इसकी कैपेसिटी क्या क्या है। जो रूमन की कैपेसिटी है वो है 80%, और जो ये वाला है सबसे लार्जेस्ट पार्ट हो जाएगा उसके अडल्टहुड के अंदर। मतलब कि जो न्यूली बोर्न के पूछा है तो एबोमेसम बोलेंगे, और अडल्टहुड के लिए ये लार्जेस्ट हो गया रूमन। अब जो रेटिकुलम है वो इसका फिर मतलब अडल्टहुड के लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी ओनली 5% है। और जो बाकी बचे तुम्हारे ओमेसम और एबोमेसम, ये लगभग इक्वल साइज में होते हैं, जिनकी कैपेसिटी लगभग 7 to 8% होती है, दोनों की बराबरी होती है, किसी की ज़्यादा हो जाएगा किसी की कम, 7 to 8%। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द फर्स्ट 3 कंपार्टमेंट्स आर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केरेटिनाइज्ड। इसकी जो मान एपिथेलियम लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केरेटिनाइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ बीएफए, सोडियम क्लोरीन। यहाँ पे जो रूमन होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन नहीं होता, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है वीएफए का। वीएफए होता है वोलेटाइल फैटी एसिड। इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं, ये आगे आ जाएगा पूरे मतलब एंड के अंदर तुम सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो फिलहाल ये एब्जॉर्प्शन वाली बात को याद रखना कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी चलता है। न्यूट्रलाइज द वीएफए बाई कार्बोनेट एटसेट्रा। इसके अंदर क्या है कि ये उसको न्यूट्रलाइज भी करता है, मतलब कि जो अपने सलाइवा से भी ये बफर निकल के आते हैं तो उससे ये न्यूट्रलाइज होता है। ये सारे पॉइंट्स हम लास्ट में कवर करेंगे, अभी ये तो बस थोड़ा सा वैसे बता ही रखा था इंट्रो के लिए। बेनिफिट्स ऑफ रूमिनेंट डाइजेशन। रूमिनेंट डाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है कि अब जो रूमिनेंट है वो उसके जो फोर्थ स्टमक है वो 4 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। तो ऐसा क्यों है, इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहली बात है द फाइब्रस डाइट्स आर डाइजेस्टेड। ऐसा करने से फिर वह फाइब्रस डाइट्स भी डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन चलता है। सेल्यूलोज इज़ द यूटिलाइज्ड एज द मेन न्यूट्रिएंट। और सेल्यूलोज ऐसे करके इनका मेन न्यूट्रिएंट होता है जो यूटिलाइज हो सकता है। सेल्यूलोज के अंदर बीटा लिंकेज मिलती है, इसलिए ये नॉर्मल नॉन रूमिनेंट्स के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और ये रूमिनेंट के अंदर दो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन चलती है, माइक्रोब्स इसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो ऐसे करके ये इसका एक बेनिफिट होता है।
allow synthesis of high biological value microbial protein from low value plant protein and from dietary NPN। ये क्या करता है कि ये लो वैल्यू प्लांट प्रोटीन जो होता है उसको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। अब तुम जो अपने एनिमल को जो तुम घर पे पशु पाल रहे हो, चाहे तुम उसको गुड क्वालिटी का अगर प्रोटीन खिला दो या फिर उसको बैड क्वालिटी को, उसको कन्वर्ट तो उसको गुड क्वालिटी में ही करना होता है, तो ये इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका बेनिफिट है कि ये लो क्वालिटी प्लांट माइक्रोबियल प्रोटीन को हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्लांट प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। विटामिन बी की इसके अंदर सिंथेसिस चलती है। डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज क्या है रूमिनेंट डाइजेशन की? लास्ट टाइम स्पेंट इन च्यूइंग द कर्ड एंड एडिक्वेट फूड नीड्स टू बी सप्लाइड एट रेगुलर इंटरवल। इसके अंदर क्या है कि लास्ट टाइम स्पेंट होता है उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। चूविंग द कर्ड एंड द एडिक्वेट फूड नीड्स टू बी सप्लाइड, कि ये जो खाना चबाने के लिए ये क्या करता है, ये रिगर्जिटेशन और रिमेस्टिकेशन प्रोसेस करता है कि पेट के अंदर से खाना निकालेगा, फिर उसको दोबारा से चबाएगा, फिर उसको दोबारा से निकलेगा। तो ऐसे करके इसके अंदर टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। बाकी ये ऐसा करके अपने फाइब्रस डाइट को अच्छे से चबा पाता है या फिर उसको अच्छे से प्रोसेस कर पाता है, वो इसका अलग बेनिफिट है। लेकिन इसके अंदर लास्ट टाइम ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। Pathway of intermediary metabolism must be geared up by the use of peculiar end product of the fermentation। जो fermentation के अंदर जो end product बनता है जो जैसे कि VFA, तो उसके ऊपर इसका मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट से कौन सा मेटाबॉलिज्म चलेगा। जैसे 3 टाइप के VFA होते हैं, ब्यूटायरेट हो गया, प्रोपेनेट हो गया, एसीटेट हो गया, तो इनके ऊपर डिपेंड करता चलेगा ये। अब देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द रुमिनेंट स्टमक। अब रुमिनेंट स्टमक का डेवलपमेंट कैसे होगा? जो अंगुलेट्स होते हैं मैमल्स विद हूव्स, ये हूव्ड एनिमल ये इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं हर्बीवोर का। ये ग्रासेस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेलुलोज होता है, लिग्निफाइड हो जाते हैं एज के साथ, तो ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते। ओनली माइक्रोब एंड फ्यू इन्वर्टिब्रेट्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज एंड लिग्निन। कुछ माइक्रोब्स होते हैं और इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं और लिग्निन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और बाकी इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अंगुलेट्स, Ungulates symbiotic relationship with suitable microbe, these developed anatomical structure that serve as fermentation chamber। जो अंगुलेट्स होते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं इन माइक्रोब्स के साथ, जो कि एक फर्मेंटेशन चैम्बर के अंदर काम करते हैं और फर्मेंटेशन परफॉर्म करके इनको डाइजेस्ट करते हैं। अंगुलेट्स शोज ए रेंज ऑफ द एनाटोमिकल डेवलपमेंट। जो अंगुलेट्स होते हैं ये एक एनाटोमिकल डेवलपमेंट की बहुत रेंज शो करते हैं। रेंज शो करने का मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो के अंदर डिवाइडेड होते हैं, जैसे पेरिसोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइला क्या है? ये ओड टोड वाली कैटेगरी है जिसके अंदर इक्विडे आते हैं, यानी हॉर्स वाली कैटेगरी। और जो पेरिसोडेक्टाइला ये इवन टोड है जैसे कि बोविडी। तो इनके अंदर क्या है, जो आर्टियोडेक्टाइला है इसके फर्मेंटेशन चैम्बर ग्रेटली इनलार्ज हाइंड गट होता है, मतलब कि फर्मेंटेशन लास्ट के पार्ट में होते हैं। इसमें डाइजेशन पहले होता है फिर फर्मेंटेशन होती है। और जो आर्टियोडेक्टाइला ये इवन टोड है, बोविडी फैमिली की हो गई। इसके अंदर स्टमक जो फोर स्टमक जो पार्ट होता है वो कुछ नॉन सेक्रेटरी होता है, सो माइक्रोब कैन स्टार्ट फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे इसके अंदर स्टार्टिंग में फर्मेंटेशन फोर स्टमक के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद में डाइजेशन होता है। तो ये इसके अंदर दोनों के दोनों उल्टे होते हैं, तो ये पॉइंट बता रखा था। स्यूडोरुमिनेंट टाइलोपोडा, स्यूडोरुमिनेंट की एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फोर स्टमक अकर कैमल एंड ललामा। कैमल एंड ललामा इसके एग्जांपल है। इसके अंदर क्या है, जो फोर स्टमक होते हैं वैसे तो 4 कंपार्टमेंट होने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर केवल 2 ही होते हैं। 2 कनेक्टिंग कंपार्टमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू रेटिकुलम एंड रिमन बट लैक्स एबोमेसम। जो आगे वाले पार्ट होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, बस 2 ही पार्ट मिलते हैं इसके अंदर। अब तुम देखोगे ट्रू रुमिनेंट्स। ट्रू रुमिनेंट्स क्या है? एक ऊपर जो स्यूडो रुमिनेंट था इसके जो ऊपर और लिवर टीथ हैं इसके डेंटिशन में कैनाइन टीथ भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो रुमिनेंट्स होते हैं उसके अंदर डेंटल पैड बना हुआ होता है। ना देखोगे ट्रू रुमिनेंट कंपार्टमेंट ऑफ फोर स्टमक, सेक्रेटरी स्टमक कंपार्टमेंट एंड यूनिक डेंटिशन। इसके अंदर यूनिक डेंटिशन मिलते हैं ट्रू रुमिनेंट्स में। अपर इंसिजर एंड कैनाइन टीथ हैव जॉइंट विद एंड टेकन फ्रॉम इंसिजर टीथ, मतलब कि जो इंसिजर जो कैनाइन टीथ है वो इंसिजर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इसके अंदर डेंटल पैड पाए जाते हैं। ये थोड़ी सी लाइन गलत हो रखी है इसके अंदर, ये नोट नाट नहीं आएगा। ह्यूमन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, अब ह्यूमन का एनवायरनमेंट देखेंगे। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? ह्यूमन के अंदर एनारोबिक कंडीशन मिलती है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती। जो माइक्रोब्स होते हैं वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं और उसी के अंदर फर्मेंटेशन चलती है। वाटरी एनवायरनमेंट मिलता है इसके अंदर। वाटर कहाँ कहाँ से आता है? एक तो वाटर को इनटेक जो करता है एनिमल जो पीता है वो, एक दूसरा है सलाइवा, तीसरा है यूरिया इन सलाइवा।
जो एक मतलब एक तो जो पानी पीता है उससे आएगा पानी, एक वाटर मिलेगा इसको सलाइवा से। यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, सलाइवा के अंदर यूरिया भी मिलता है। टाइप्स ऑफ राशन, जो डिफरेंट टाइप के जो ये राशन खा रहा है उससे वाटर एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड होगा। ये इसको एक मीडियम की तरह यूज़ करेगा। पीएच इज मेंटेन्ड फॉर माइक्रोबियल सर्वाइवल। जो पीएच है वो उसको मेंटेन किया जाता है माइक्रोबियल सर्वाइवल के लिए। इसके लिए बफरिंग सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए सलाइवा इंपॉर्टेंट है। सलाइवा के अंदर बाइकार्बोनेट बफर और बहुत सारे मिलते हैं जो ह्यूमन की पीएच को मेंटेन रखते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट प्रिवेंट ब्लोट। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब फर्मेंटेशन चलती है तो CO2 और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको टाइम टू टाइम बाहर निकाला जाता है, जिसको रिगर्जिटेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फर्मेंटेशन के दौरान झाग भी बनते हैं, जिसको फोम बोलते हैं। तो जो फोम बनने के कारण वो उसके अंदर जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाती, तो वो उसके अंदर जो लेफ़्ट साइड का एरिया है वो फूल जाता है, इसको ब्लोटिंग बोलते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं सलाइवा के अंदर, जो इसको प्रिवेंट करते हैं। डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन एक्टिविटीज़। इसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों की दोनों एक्टिविटी चलती है र्यूमन के अंदर। र्यूमन के अंदर डाइजेशन होके तो VFA बनेंगे और बाद में उन VFA को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो दोनों के दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, VFA बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो ये तीनों के तीनों इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। अब देखेंगे हम डाइटरी प्रोटीन सबस्ट्रेट, मतलब कि डाइटरी सबस्ट्रेट क्या क्या है, कि हम खाने के अंदर क्या क्या लेंगे। अब खाने के अंदर या तो रफेज जाएगा या ग्रेन्स जाएंगे। इन मोस्ट ग्रेन कार्बोहाइड्रेट इज नॉन स्ट्रक्चरल एंड इज इंट्रासेलुलर एज स्टार्च एंड फ्रक्टोजेंस। मतलब ग्रेन्स के अंदर तो क्या होता है कि जो ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो नॉन स्ट्रक्चरल होता है, और मान लो ग्रेन्स के अलावा या फिर रफेज खाते हैं उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल होता है। स्ट्रक्चरल होने का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेलुलोज के अंदर उसकी प्लांट की सेल वॉल बनाने लगती है, तो कोई स्ट्रक्चर बनाने लग रहा है तो सेल वॉल हो गया, तो वो सेलुलोज उसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में है और वो इजी डाइजेस्ट नहीं होता। अल्फा 1 लिंकेज मिलती है इसके अंदर। सो स्टार्च आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम अमाइलेज। तो इसके अंदर तो अल्फा 1 लिंकेज मिल रही है, और जो वो सेलुलोज होगा उसके अंदर बीटा लिंकेज मिलेगी, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए नॉन रुमिनेंट के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, ये सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स और माइक्रो भी डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो जो इसके अंदर तो अल्फा एंड 1 लिंकेज मिल रही है, तो ये तो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा, और जो इसको डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होंगे वो अमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया हो जाएंगे। जो इन एलिमेंट्री कैनाल सेक्रेशन ऑफ मोस्ट एनिमल माइक्रोब्स एंड प्लांट्स। जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये बहुत सारे एनिमल और माइक्रोब के सेक्रेशन में पाया जाता है, तो ये तो आसानी है। अब देखेंगे इन रफेज मोस्ट एल्डिहाइड इन स्ट्रक्चरल एंड इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल एक्सेप्ट नहीं आएगा। जो रफेज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर मिलेंगे, प्लांट सेल वॉल के अंदर मिलेंगे, ये बात मैंने तुमको बता दी। Beta 1 4 linkage are difficult to hydrolyze and necessary enzyme cellulose, pectin, lyase and fructogens are found only in microbes। ये इसके लिए बीटा 1 4 लिंकेज को डाइजेस्ट करने के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके लिए सेलुलेज एंजाइम लगता है, पैक्टिनेज लगता है, और जितने भी बीटा 1 लिंकेज वाले कंपाउंड है उसके लिए डाइजेस्ट केवल माइक्रोब्स ही कर पाते हैं। Majority of microbes are anaerobic, so main fermentants pathway are hydrolysis, anaerobic oxidation involved in removal of hydrogen rather than primary with the help of primary bacteria। ये लाइन थोड़ी सी गलत हो रखी है। तो क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द जो माइक्रोब्स है वे एनाएरोबिक है, तो इसके अंदर फर्मेंटेशन पाथवे है वो हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से और एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन की हेल्प से चलने लग रही है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन पाथवे नहीं चल रहा। Degrade actual constituent of diet depending on their presence for cellulose or starch or termed as cellulitic और amylolytic। अब जो हम डाइट जो एनिमल्स डाइट खा रहे हैं उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है या स्टार्च प्रेजेंट है, उसके हिसाब से मान लो जो बैक्टीरिया है उनको सेलुलोलाइटिक या अमाइलोलाइटिक टर्म दिया जाता है। जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे वो सेलुलोलाइटिक, जो अमाइलोज को स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे वो अमाइलोलाइटिक। अब देखोगे तुम अब तुमने पहले पढ़ा था प्राइमरी बैक्टीरिया, अब देखेंगे सेकेंडरी बैक्टीरिया क्या है। प्राइमरी बैक्टीरिया तो वे थे जो डायरेक्ट मतलब इन्वॉल्व थे इसके हाइड्रोलाइसिस और एनारोबिक ऑक्सीडेशन में, और जो सेकेंडरी बैक्टीरिया ये उनके एंड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी बैक्टीरिया डाइजेशन। एग्जाम्पल लैक्टेट यूटिलाइजिंग प्रोपियोनेट बैक्टीरिया
विच प्रोड्यूसेस प्रोपियोनेट हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग मिथेनोजन बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस मीथेन। अब इसने दो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो वे बैक्टीरिया जो लैक्टेट को यूटिलाइज करते हैं, लैक्टिक एसिड को करते हैं और उसके बाद में उसको प्रोपियोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ मान लो बैक्टीरिया बताए मिथेनोजेनिक, जो कि मतलब हाइड्रोजन को यूटिलाइज करके उससे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन के अंदर। तो ये सेकेंडरी बैक्टीरिया की लिस्ट दे रखी है। चलो मैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी को अच्छे से दिखा देता हूँ। जो रूमिनेंट की डाइट होती है, इसके अंदर रफेज और कंसनट्रेट दो चीज़ें मिलती हैं, और रफेज के अंदर और कंसनट्रेट दोनों के अंदर सेलुलोज और स्टार्च पाया जाता है। ये भाई रफेज के अंदर इसकी मात्रा सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और कंसनट्रेट के अंदर स्टार्च की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, होगी दोनों चीज़ें। अब तुम देखो कि जो रफेजेस हैं इसके अंदर जो सेलुलोज होगा इसको डिग्रेड किया जाएगा सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया के हेल्प से। किस किस के अंदर, एक तो वोलाटाइल फैटी एसिड बनेगा, CO2 रिलीज होगी और हाइड्रोजन बनेंगे। अब जो यहाँ पे ये तो वोलाटाइल फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये तो हो गया प्राइमरी बैक्टीरिया तक का काम। और यहाँ से ऐसे ही कंसनट्रेट है, इसके अंदर जो स्टार्च है इसके अंदर क्या होगा, इसको अमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया इसको डिग्रेड कर देंगे और अमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया इसको VFA बना देंगे, CO2 बनाएंगे, हाइड्रोजन निकलवाएंगे और यहाँ पे फिर ये लैक्टेट प्रोपियोनेट यहाँ पे लैक्टेट बना देंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि जो मान लो हाइड्रोजन और जो CO2 रिलीज़ हो रही है, फिर यहाँ पे काम आएगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को, फिर वो CO2 और हाइड्रोजन को मिला के मीथेन बनवा देंगे। ये तो हो गया सेकेंडरी बैक्टीरिया। यहाँ पे भी जो लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे फिर जो ये प्रोपियोनेट है, प्रोपियोनेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रोपियोनेट बना देंगे इसका। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये सेकेंडरी बैक्टीरिया की लिस्ट है, इनके काम है। अब तुम देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन के अंदर तो 3 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। एक तो बैक्टीरिया की लिस्ट है, दूसरी प्रोटोजोआ, तीसरी फंजाई। तो इनके अंदर बैक्टीरिया और इनके तीनों के नंबर याद रखने हैं तुमको। जो बैक्टीरिया वो 10 की पावर 7 से 10 की पावर 10 तक वेरी करेंगे, प्रोटोजोआ 5 से 6 और 4 से 5 जाएंगे फंजाई। तो इनका नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं है। अब देखोगे तुम एग्जिस्टेंस मतलब कि वो ह्यूमन के अंदर किस हाल में पाए जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो फ्री घूम रहे होंगे लिक्विड मीडियम के अंदर, वो तो होंगे, इनकी मात्रा कुल मिला के 30% मिलेगी। और कुछ ऐसे होंगे जो फीड पार्टिकल के ऊपर अटैच हुए मिलेंगे, उनकी मात्रा मिलेगी 70%। वह कुछ मिनी अमाउंट में ऐसे मिलेंगे जो एपिथेलियम ऑफ द ह्यूमन वॉल से अटैच होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो प्रोटोजोआ के ऊपर चिपके हुए होंगे। तो वे ऐसे मिलके ये एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे तुम्हें ह्यूमन के अंदर। अब ये दिखा रखे प्री र्यूमिनेंट काफ एट बर्थ। इसके अंदर क्या है कि एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब मिलते हैं एट बर्थ। अब पता है कि जब बर्थ होती है तब उनका ह्यूमन अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो उसके अंदर एनारोबिक कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं मिलती। तो उस टाइम पे जो उसके अंदर जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया होंगे वो एरोबिक या फैकल्टेटिव एनारोब पाएंगे। तो जो मतलब कि एरोबिक तो वे होंगे जो ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे, और फैकल्टेटिव एनारोब वे होंगे जिनको भाई ऑक्सीजन मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भाई बिना ऑक्सीजन के ही काम चला लेंगे। तो ये बात कह रखी है। तो फिर बाद में जब जब उनका कुछ कुछ दिनों में उसकी फिर ह्यूमन की डेवलपमेंट होगी, तो फिर इंक्रीज ग्रेजुअली टू ए कॉन्स्टेंट लेवल 6 to 8 वीक ऑफ एज। फिर धीरे धीरे जब वो 6 से 8 वीक तक के हो जाते हैं तो ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लूसिवली एनारोब। फिर वो एक्सक्लूसिवली एनारोब के साथ उसको मतलब एक्सचेंज हो जाता है, एक्सक्लूसिव एनारोब जो ऑक्सीजन बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ये बात उसकी ह्यूमन की डेवलपमेंट दिखा रखी थी। सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया अपीयर्स इन 3 to 5 days ओल्ड एनिमल, बिकमिंग अबंडेंट इन 2 से 3 वीक ओल्ड। जो सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे, ये 3 से 5 दिन में दिखाई देने शुरू कर जाते हैं, और लास्ट के जो 2 से 3 हफ्तों के अंदर ये इनका नंबर अच्छे खासे नंबर मात्रा में बढ़ जाता है। अब जब स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम पे तो केवल उस टाइम पे तो बैक्टीरिया की मात्रा कम होती है। यहाँ पे लैक्टेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की, लैक्टेट डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट करना उनको। तो उस टाइम पे सेलुलाइटिक बैक्टीरिया कम होते हैं, ये बस 3 से 5 दिन में तो दिखाई देते हैं। और फिर 2 से 3 वीक और जब हम उसको धीरे धीरे भाई रफेज कंसनट्रेट खिलाना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे इनका नंबर भी बढ़ जाता है। अब देखेंगे लैक्टेट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए वेरी हाई नंबर एट 1 to 3 वीक। जो लैक्टेट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है ये 1 से 3 वीक तक तो बहुत हाई नंबर में रहते हैं, क्योंकि इनको मिल्क ही डाइजेस्ट करना है।
अब देखेंगे कुछ क्लास दे रखी है फर्मिक्यूट्स, बैक्टीरियोडेट्स एंड प्रोटियोबैक्टीरिया। ये डोमिनेंट फाइला है रिगार्डलेस ऑफ एज ग्रुप, मतलब कि ये एज ग्रुप पे डिपेंड नहीं करते, ये सदा ही डोमिनेंट रहेंगे, इनका नंबर कम नहीं होगा। जो फर्मिक्यूट्स की जो कैटेगरी मैंने बोली है, इसके अंदर जो मेजोरिटी है ये स्ट्रेप्टोकोकस जीनस के मिलेंगे। तो ये देख लेना, स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरियोडेट्स और प्रोटियोबैक्टीरिया। अब तुम देखोगे तो फर्मेंटिंग मास के अंदर जो माइक्रोब की पॉपुलेशन है, इसके अंदर क्या क्या आ गया, तुम्हारी बैक्टीरिया आई है, फंजाई आई है, प्रोटोजोआ आई है, और बैक्टीरिया के अंदर तुम्हारा प्राइमरी बैक्टीरिया और सेकेंडरी बैक्टीरिया आया है। अब माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या है, द रेटिकुलो फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक तो रेटिकुलम, एक र्यूमन। तो र्यूमन के आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, र्यूमन प्लस रेटिकुलम, उसको दोनों को इकट्ठा बोल के र्यूमन रेटिकुलो र्यूमन फर्मेंटेशन चैम्बर बोल देते हैं, दोनों को कंबाइन फॉर्म में। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ कन्वर्ट प्लांट मटेरियल VFA, मीथेन, CO2 एंड बैक्टीरियल प्रोटीन। अब क्या होगा, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है, ये प्लांट मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, जो फाइनल प्रोडक्ट्स यानी कि जो डाइजेशन के बाद बनेंगे, जैसे कि VFA में, मीथेन में, CO2 में और बैक्टीरियल प्रोटीन में। तो ये 4 चीज़ें बनेंगी। बैक्टीरियल प्रोटीन क्या है, वो बैक्टीरिया खाएंगे, फिर वो जो बैक्टीरिया वो आगे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो अपने को प्रोटीन मिल जाएगा। Selective fermentation of a coarse particle extend from टाइम एंड अलाउ फर्दर ब्रेक डाउन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जो मान लो कोर्स पार्टिकल होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, एनिमल खा तो लेते हैं, अब इतना रफेज वो जल्दी से उनको मतलब फर्मेंट नहीं किया जाता, तो उसको क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम टाइम एंड अलाउ फर्दर ब्रेक डाउन। तो इसके लिए एक र्यूमिनेशन प्रोसेस होती है, जो उसको दोबारा मुंह के अंदर लाया जाता है उगड़ के, और फिर उसको दोबारा चबा के फिर वापस निकाला जाता है। तो ये मान लो कि इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है, इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। ये आगे डिटेल में आने लग रहा है लास्ट के स्लाइड में, तो उसमें देख लेना तुम। अब देखोगे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गैस कैन बी रिलीज बाय इरेक्टेशन। इरेक्टेशन क्या प्रोसेस है, इरेक्टेशन के अंदर तुम्हारी गैसेज रिलीज होती है, जो CO2 और मीथेन प्रोड्यूस होने लग रही है वो। तो इसके अंदर एनिमल्स टाइम टू टाइम CO2 और मीथेन को बाहर निकालता रहता है, ये इरेक्टेशन प्रोसेस है। Microbial attack is optimized by large input of saliva, highly buffered medium pH 6 to 7 for effective mixing। जो माइक्रोबियल अटैक है वो ऑप्टिमाइज होता है सलाइवा के इनपुट से। मतलब कि माइक्रोबियल अटैक का मतलब कि माइक्रोब कितने लेवल से काम करेंगे भाई, कौन से माइक्रोब ज़्यादा, या फिर उसकी पीएच को मेंटेन कौन करेगा, वो सलाइवा की हेल्प से मेंटेन किया जाएगा। हाईली बफर्ड मीडियम 6 से 7 फॉर इफेक्टिव मिक्सिंग। जो 6 से 7 के बीच की जो पीएच है, वो तुम्हारा सलाइवा ही उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसके अंदर सलाइवा में बफर्ड मीडियम है। ह्यूमन टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर अटैक्ड बिफोर अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि एनिमल खाता है, तो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उसको माइक्रोब्स उसको मतलब डिग्रेड कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो ये माइक्रोब्स मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं। अब देखेंगे बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन क्या है, सेलुलोज फर्मेंटिंग, बैक्टीरियोडेट्स, सक्सिनोजन। इसके अंदर ना लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से क्लास किस किस के कैटेगरी के अंदर आएंगी। जैसे कुछ है जो सेलुलोज को फर्मेंट करेंगे, कुछ है जो स्टार्च और शुगर को फर्मेंट करेंगे, कुछ लैक्टिक एसिड फर्मेंटिंग है, कुछ डीअमाइनेशन यानी कि तुम्हारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, और जो 5th क्लास बता रखी है वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की लिस्ट है। तो इनके तुम्हें एग्जाम्पल को याद रखना है कि सेलुलोज फर्मेंटिंग के एग्जाम्पल है बैक्टीरियोडेट्स, सक्सिनोजन, र्यूमिनोकोकस एल्बस, र्यूमिनोकोकस फ्लेविफेशियंस। तो ये 3 लिस्ट दे रखी है बैक्टीरिया की, तो प्लीज़ इनको याद रखना। तो सेलुलोज फर्मेंटिंग में बैक्टीरियोडेट्स, सक्सिनोजन, र्यूमिनोकोकस एल्बस और र्यूमिनोकोकस फ्लेविफेशियंस। जो स्टार्च एंड शुगर फर्मेंटिंग है, इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस और र्यूमिनोबैक्टर स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, र्यूमिनोबैक्टर स्पीसीज। अब उसके बाद देखोगे तुम लैक्टिक एसिड फर्मेंटिंग, सिलेनोमोनास रूमिनेंशियम। डीअमाइनेशन है, इसके अंदर बैक्टीरियोड्स रूमिनोडा, और मिथेनोजेनिक की जो मतलब क्लास आएगी, कैटेगरी आएगी, मिथेनोबैक्टीरियम रूमिनेंशियम। तो प्लीज़ इनकी एक बार लिस्ट तुम अच्छे से रीड कर लेना, और उसके तो लिख के भी प्रैक्टिस कर लेना, तो इसमें तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखेंगे रोल ऑफ प्रोटोजोआ, कि हमने जो फर्मेंटिंग मास देखा था उसमें एक तो बैक्टीरिया होते थे, एक प्रोटोजोआ और एक फंजाई। तो अब वहाँ पे रोल क्या है प्रोटोजोआ।
जो पहली लाइन है इसका जो आंसर है वो लास्ट वाले पॉइंट में छिपा हुआ है। देखो, हैव टू प्रिवेंट ओवर प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम ऑफ स्टार्च फीडिंग बाय इनगल्फिंग स्टार्च पार्टिकल, दस प्रिवेंट हाई रेट ऑफ स्टार्च डिग्रेडेशन बाय एमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया एंड आल्सो प्रिवेंट एसिडोसिस। तो ये क्या करते हैं कि ये तुम्हारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को या फिर उसकी ग्रोथ के या उसके नंबर को चेक करते हैं कि भाई इनके ओवर प्रोलिफरेशन ना हो जाए, क्योंकि जब जब स्टार्च अपने ह्यूमन के अंदर जाएगी तो वो उसको डिग्रेड कर करके वो लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो उस टाइम पे जाएंगे तुम्हारे प्रोटोजोआ और उस वो क्या करेंगे, स्टार्च पार्टिकल को इंगल्फ कर लेंगे और बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया का नंबर थोड़ा कम बढ़ेगा और ऐसे करके थोड़ा लैक्टिक एसिड भी कम प्रोड्यूस होगा। अगर लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा कि पीएच कम हो जाएगी और उससे फिर जो ह्यूमन के और बैक्टीरिया हैं वे एसिडोसिस के कारण डाई भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो ऐसे करके ये प्रोटोजोआ का बहुत बड़ा रोल है। डिफोनेशन, डिफोनेशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से याद करके ले जाना। डिफोनेशन के अंदर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सिलिएट प्रोटोजोआ फ्रॉम र्यूमन। इसके अंदर क्या है कि र्यूमन के अंदर जो सिलिएट प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के नंबर को डिक्रीज किया जाएगा। अब ये दो स्टेजेस में हो सकता है, एक तो यंग एनिमल के अंदर और एक दूसरा हो सकता है कि जब हमें बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाना हो। यंग एनिमल के अंदर भी यही कंडीशन है। यंग एनिमल जब होता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया के नंबर थोड़े कम होती है, तो उस केस के अंदर क्या है कि हमें प्रोटोजोआ को थोड़ा सा रोकना होता है उसकी ग्रोथ को, ताकि बैक्टीरिया अपने अच्छे नंबर में प्रोलिफरेट कर सके और आगे जाके रूमिनल डाइजेशन शुरू हो सके। तो इस केस के अंदर क्या है कि जो प्रोटोजोआ है उसके नंबर को थोड़ा कम रखते हैं ताकि वो अच्छे से बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो सके। अब क्या है, ये ओपन बाय केमिकल एजेंट्स, CuSO4 डिटर्जेंट, ये अलग केमिकल एजेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कॉपर सल्फेट और डिटर्जेंट, और आइसोलेशन कर सकते हैं यंग एनिमल का। जो यंग एनिमल का उसकी मदर से अगर हम उसको आइसोलेशन कर देते हैं तो प्रोटोजोआ ना यंग एनिमल की बॉडी में थोड़े कम ट्रांसफ़र होते हैं, तो इससे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है प्रोटोजोआ की, और फिर जो बैक्टीरिया है उनके नंबर धीरे धीरे प्रोलिफरेट करके नॉर्मल पहुंच जाते हैं। ये बात कह रखी है, वरना यंग एनिमल जो है उसकी मदर के कांटेक्ट से उसके अंदर प्रोटोजोआ के नंबर इंक्रीज होते हैं। इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट ह्यूमन फर्मेंटेशन, ये ह्यूमन फर्मेंटेशन को मैनिपुलेट करने भी काम आ सकता है अगर कोई कंडीशन हो गई जिससे क्या है कि बैक्टीरिया का नंबर डिक्रीज़ हो चुका है, तो उस केस के अंदर ये जाएंगे और प्रोटोजोआ को ख़त्म कर देंगे। तो मतलब कि प्रोटोजोआ को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि बैक्टीरिया का नंबर वापस नॉर्मल पे आ सके। अब तुम देखोगे विच कैन इंक्रीज बैक्टीरियल प्रोटीन सप्लाई, जो बैक्टीरियल की प्रोटीन सप्लाई भी इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं फीड की एफिशिएंसी को, पोटेंशियल डिक्रीज या रिड्यूस द मीथेन एमिशन, और इससे मीथेन एमिशन को भी कम कर सकते हैं। तुम सोचोगे मीथेन एमिशन कैसे कम करेंगे? मीथेन एमिशन क्या है कि प्रोटोजोआ है ये तुम्हारे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में थोड़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है तो तभी मतलब हाइड्रोजन होगी तभी तो वो CO2 के साथ कंबाइन करके मीथेन बनाएगी। तो अगर ये मतलब प्रोटोजोआ कम हो गए तो हाइड्रोजन भी कम हो गए तो मीथेन का एमिशन भी कम होगा। अब तुम देखोगे फर्मेंटिंग पाथवे, इसकी कुल 4 स्टेजेस होती हैं और फर्मेंटिंग पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्टेजेस पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है हाइड्रोलाइसिस, सेकंड है एनारोबिक ऑक्सीडेशन, थर्ड स्टेप है सेकेंडरी फर्मेंटेशन और फोर्थ स्टेप है सिंथेसिस ऑफ माइक्रोबियल कंपाउंड पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड। अब क्या है कि 4 स्टेप में क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस की, जो एनिमल है उसने पॉलीसैकेराइड खाया तो पॉलीसैकेराइड को क्या है कि हाइड्रोलाइसिस करके उसको मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। मोनोसैकेराइड के अंदर तोड़ेंगे मतलब कि क्योंकि पता है कि पॉलीसैकेराइड एक लंबी चैन की यूनिट है, ये सीधे के सीधे एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उसको मोनोसैकेराइड में तोड़ेंगे और F16 डाइफॉस्फेट के अंदर तोड़ेंगे। तो ये दो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, एक तो मोनोसैकेराइड में, एक F16 डाइफॉस्फेट। तो इस केस के अंदर क्या है कि उसका ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है एनारोबिक ऑक्सीडेशन। एनारोबिक ऑक्सीडेशन में क्या है कि F16 डाइफॉस्फेट को पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से। तो फिर ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से जो मान लो कि F16 को पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में पता है भी लास्ट के अंदर पायरुवेट प्रोड्यूस होता है और ये इसका कोई इंटरमीडिएट ही हो गया। तो ऐसे करके ये ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से पायरुवेट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा सेकेंडरी फर्मेंटेशन। अब जो सेकेंडरी फर्मेंटेशन क्या है, ये VFA मतलब कि इसके अंदर क्या है कि तुम्हारा VFA प्रोड्यूस होगा, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटायरेट और CO2 मीथेन अमोनिया, जो पीछे पीछे जो भी पॉइंट देखे थे वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोड्यूस होंगी। ये क्या है कि रिप्रोडक्शन ऑफ फाइनल मेटाबोलाइट PEP इज ओरिजिनली ऑफ पाथवे
लीडिंग टू फर्दर पूल ऑफ एसीटेट पायरुवेट ब्यूटायरेट इंटरमीडिएटरी फॉर्मेट कन्वर्जन टू मीथेन। मतलब कि क्या है कि जो पेप है ये ओरिजिनेटिंग पाथवे है फर्दर पूल ऑफ एसीटेट ब्यूटायरेट इमीडिएटरी फॉर्मेट कन्वर्जन टू मीथेन। ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे गलत लिख रखी है, बाकी इसका थोड़ा मीनिंग सही बन नहीं रहा है। तुम देखो ये वाया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है, मतलब कि ये अलग अलग पाथवे दे रखे कि इसके अंदर ये कन्वर्ट कैसे होंगे। मतलब कि बीटा हाइड्रोक्साइड ये मतलब कि टोन बॉडीज़ होती है, इसकी हेल्प से ये ब्यूटायरेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या सक्सीनेट की हेल्प से ये प्रोपियोन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है मैंने ना। VFA की लास्ट में जाके लिस्ट दे रखी है कि ये जो VFA लास्ट में जाके कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं, तो उसके अंदर तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखोगे एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन एब्जॉर्ब ल्यूमिनल वॉल कि उसके बाद भी फिर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लास्ट स्टेप है माइक्रोबियल कंपाउंड पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड यूजिंग स्टेज 1 एंड 2 इंटरमीडिएट कपल्ड विद ट्रांसमिनेशन। इससे क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स है मेटाबॉलिज्म के उनको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करना स्टेज 1 और 2 के इंटरमीडिएट को यूज़ करके। तो ऐसे करके ये इसके 4 स्टेप है फर्मेंटिंग पाथवे के। तो प्लीज़ एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करके आना एग्जाम में। अब देखेंगे सेलुलोज फर्मेंटेशन। सेलुलोज फर्मेंटेशन के अंदर क्या है, सेलुलोज फर्मेंटेशन देखेंगे तो सेलुलोज क्या है कि बीटा 1 लिंक्ड कंपाउंड है। बीटा 1 लिंक्ड कंपाउंड की कैटेगरी में सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज फ्रक्टोजेंस और पेक्टिन भी आते हैं। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि जो बीटा लिंक्ड कंपाउंड है ये तुम्हारे इजीली प्रोसेस मतलब कि फर्मेंट नहीं होते, ये इसकी एक स्लो प्रोसेस होती है, मतलब क्योंकि बीटा 1 लिंक्ड कंपाउंड को डिग्रेड करना ईजी नहीं होता, ये केवल सेलुलाइटिक बैक्टीरिया ही कर पाते हैं। इसके लिए क्या है, सेलुलाइटिक बैक्टीरिया हैव लो मेटाबॉलिक रेट टेक अबाउट 18 आवर टू डबल देयर नंबर डबलिंग टाइम। अब क्या है कि इसको डिग्रेड करना इजी नहीं है, तो ये एक थोड़ी स्लो प्रोसेस है। सेलुलाइटिक बैक्टीरिया उनका थोड़ा मेटाबॉलिक रेट कम होता है। पीएच ऑप्टिमम 6.2 टू 6.8 के बीच में इनका सेलुलोज का फर्मेंटेशन चलता है। अब यहाँ पे लिख रखा है मिथेनोजन आल्सो रिक्वायर सिमिलर पीएच सप्लाई ऑफ फॉर्मेट CO2 हाइड्रोजन आयन टू प्रोड्यूस मीथेन अमाइनो एसिड टू मीट प्रोटीन रिक्वायर। जो मिथेनोजन है जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है उनको भी लगभग यही पीएच की रिक्वायर होती है, सेम पीएच वो अपना प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन जो उनको फॉर्मेट की सप्लाई CO2 की सप्लाई हाइड्रोजन आयन की सप्लाई चाहिए होती है ताकि अपना मीथेन प्रोड्यूस कर सके। सेलुलाइटिक एंड मिथेनोजेंस प्रोड्यूसेस VFA CO2 CH4। तो जो सेलुलाइटिक होगा मिथेनोजेंस होगा ये VFA CO2 और मीथेन ये तीनों चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। अब तुम देखोगे स्टार्च फर्मेंटेशन। स्टार्च फर्मेंटेशन क्या है, अल्फा लिंक्ड स्टार्चेज अमाइलेज अमाइलोपेक्टिन एंड सिंपल शुगर। ये क्या है कि स्टार्च फर्मेंटेशन के अंदर अल्फा लिंक्ड स्टार्चेज का मतलब डाइजेशन होता है। इसके अंदर इसकी कैटेगरी के अंदर अमाइलेज अमाइलोपेक्टिन आता है और सिंपल शुगर्स आते हैं जैसे कि शुगर और माल्टोज। तो अब इनका डाइजेशन होगा अमाइलोलाइटिक बैक्टीरियाज की हेल्प से। तो फिर अल्फा लिंक्ड कंपाउंड का डाइजेशन होगा अमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया की हेल्प से। अब द सम ऑफ दीज आर कैपेबल ऑफ ऑल 4 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस एक्सेप्ट मीथेन प्रोडक्शन। इनमें से कुछ होते हैं जो सारे के सारे 4 स्टेप होते हैं फर्मेंटेशन के वो अकेले मतलब परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन मीथेन प्रोडक्शन का है वो केवल मिथेनोजेनिक का ही काम है, सेकेंडरी बैक्टीरिया का ही काम है। अब इसके अंदर क्या है कि जो ये इनके अंदर तो अल्फा लिंक्ड स्टार्चेज है, ये अल्फा लिंक्ड है तो इनको डाइजेस्ट करना आसान होता है, फास्टर फर्मेंटेशन रेट मिलेगा। इनका जो डबलिंग टाइम है जो सेलुलोज फर्मेंटिंग में जो कि 18 आवर था इनके अंदर ये 0.25 टू 4 आवर तक ही है केवल। पीएच ऑप्टिमम है 5.5 टू 6.6। मैंने ये बात पहले भी बताई है कि ये थोड़े से स्लाइटली एसिडिक पीएच पे कम पीएच पे काम ज़्यादा करते हैं, ये मतलब कि 5.8 के आसपास। तो 5.5 टू 6.6 इनकी ऑप्टिमम पीएच मानी जाती है। इसलिए कह रहे थे कि भाई इन जो स्टार्च फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है इनका प्रोलिफरेशन मत होने दो, ये 5.5 से तक मतलब कि इसके ह्यूमन की पीएच को कम कर देंगे। इससे ये तो क्या पता सही काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो बैक्टीरिया है उनके नंबर में दिक्कत आ सकती है, वे क्या पता डाई हो सकते हैं। हाई कंसनट्रेशन डाई स्टार्च रिच हाई VFA प्रोडक्शन। जितने ज़्यादा कंसनट्रेट मतलब कि स्टार्च में ज़्यादा रिच डाइट होगी वो क्या होगी उससे ज़्यादा VFA प्रोडक्शन होगा, उससे जो VFA है वो प्रोपियोनेट की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि VFA के अंदर इनका प्रोपियोनेट ज़्यादा बनता है। मतलब कि 3 कैटेगरी थी ना VFA की, तो उसके अंदर प्रोपियोनेट वाले ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और प्रोपियोनेट है ये लेस प्रोडक्शन ऑफ 2 हाइड्रोजन। प्रोपियोनेट के अंदर थोड़ी सी 2 हाइड्रोजन कम प्रोड्यूस होते हैं, इसको हाइड्रोजन सिंक बोलते हैं। इसी के मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर कहीं पे यूज़ होते हैं, तो लेस मीथेन प्रोडक्शन होता है इस केस के अंदर।
अब देखा जाता है प्रोटीन फर्मेंटेशन। अब प्रोटीन की फर्मेंटेशन, वैसे कहना तो गलत है कि प्रोटीन की फर्मेंटेशन, प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया ये 12 से 38% है। अब मतलब कि वो जो फंजाई है वो 10% वाइबल बायोमास लिख रखा था, यहाँ पे 12 से 38% लिख रखा है। अब तुम देखोगे अबाउट 50% डाइटरी प्रोटीन डिग्रेडेड इन ह्यूमन, जो लगभग 50% जो डाइटरी प्रोटीन्स हैं उनको ह्यूमन में डिग्रेड कर दिया जाता है। मतलब कि इसने दो टाइप की मतलब प्रोटीन की बताई है क्लास, एक तो ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, एक ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। डिग्रेडेबल प्रोटीन भी है जो ह्यूमन के अंदर डिग्रेड हो जाएंगे, और ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन भी है जो ह्यूमन के अंदर डिग्रेड नहीं होंगे। तो जो डिग्रेडेबल प्रोटीन लगभग 50% डाइटरी प्रोटीन का वो डिग्रेड हो जाएगा ह्यूमन के अंदर। अब देखोगे तुम बैक्टीरियल प्रोटियोलाइसिस। बैक्टीरियल प्रोटियोलाइसिस प्रोड्यूसेस अमाइनो एसिड एंड अमोनिया। ये अमाइनो एसिड और अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, आइसो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और फ्रॉम ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन। देखो इससे पहले सेलुलोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया में भी ये बात आई थी कि उनको डायरेक्ट नीड नहीं होती अमाइनो एसिड की, इसके बजाय वो चाहे अमोनिया मिल जाए या आइसो एसिड्स मिल जाए, उससे भी ये अपना मतलब कि प्रोटीन बना लेते थे। तो जो मतलब कि बैक्टीरियल प्रोटियोलाइसिस होगी, जो बैक्टीरिया प्रोटीन को तोड़ेंगे, तो ये कुल मिला के किस किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स में, अमोनिया में और आइसो एसिड्स में। आइसो एसिड्स का एग्जांपल है आइसोब्यूटाइरेट, आइसोवैलेट, जो कि ल्यूसाइन और आइसोलेशन जैसे कंपाउंड से मतलब बनते हैं। फर्मेंटेड टू वीएफए, बाद में इसको वीएफए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर आएगा NH3 अमोनिया। अमोनिया क्या है, फ्रॉम कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम एंडोजीनस एंड एनपीएन कंपाउंड्स। एनपीएन की फुल फॉर्म है नॉन प्रोटीनेशियस नाइट्रोजन, जो कि ऐसी नाइट्रोजन जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। दूसरे है यूरिया से, मतलब कि यूरिया है उसके अंदर भी तो नाइट्रोजन होता है, NH2CO NH2। तो ये यूरिया है, ये सलाइवा के अंदर है, डिग्रेडेड टू NH3 फ्रॉम द यूरियज इन ह्यूमन। अमोनिया इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस। अमोनिया एक इम्पोर्टेंट सबस्ट्रेट है माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि माइक्रोब्स हैं वो, क्योंकि माइक्रोब्स एनिमल्स के अंदर है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एनिमल फिर बाद में माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करके अपना प्रोटीन ले लेता है, कि भाई माइक्रोब्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, भाई जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड आएंगे उनसे प्रोटीन बना लेगा और फिर अपना नंबर प्रोलिफरेट कर लेगा। फिर वो जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ेगा, फिर बाद में उसको डाइजेस्ट करके एनिमल उससे प्रोटीन ले लेता है। मतलब कि नॉन प्रोटीनेशियस नाइट्रोजन आ जाए चाहे इसके अंदर, या फिर रेडिली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट आ जाए, तो उससे ही ये मान लो तुम्हारी अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, और अमोनिया से फिर माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। फिर माइक्रोब्स बन जाएंगे, माइक्रोब्स फिर जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाद में उसको डिग्रेड करके उससे ही प्रोटीन निकाल देंगे। तो फिर फीडिंग एक्सेस प्रोटीन इज़ वेस्टफुल प्रोसेस। तो मतलब कि तुम्हें डायरेक्ट जो प्रोटीन दे रहे हो वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि एनिमल डायरेक्ट प्रोटीन को डिग्रेड करके अमाइनो एसिड में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि जो प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम है वो बैक्टीरिया के हाथ में है। तो फिर जो मतलब बैक्टीरिया माइक्रोब्स के हाथ में है, फिर बाद में एनिमल माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करके प्रोटीन लेता है, तो फिर ज़्यादा प्रोटीन देना वेस्टफुल प्रोसेस है। अब देखोगे लिपिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, जनरली लिपिड स्टोर्ड इन ऑयल सीड। लिपिड कहाँ से मिलता है, ऑयल सीड से मिलता है, द फॉरेज प्लांट से मिलता है, और सेल मेम्ब्रेन से मिलता है। तो क्या है कि 50% लिपिड और फ्री फैटी एसिड, 50% तो फ्री फैटी एसिड है, मेजोरिटी जिसमें से फॉस्फोलिपिड है, पाल्मिटिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है। अब ह्यूमन माइक्रोब्स आल्सो सिंथेसाइज माइक्रोबियल प्रोटीन लिपिड फ्रॉम वीएफए। तो जो ह्यूमन माइक्रोब है वो प्रोटीन सिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन अपना लिपिड भी सिंथेसाइज कर लेते हैं वोलाटाइल फैटी एसिड से, जो ऊपर वीएफए बन रहता है ना, उससे ही अपना मान लो लिपिड सिंथेसिस कर लेते हैं। हाई लेवल ऑफ लिपिड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन फूड पेलेटेबिलिटी, सेलुलोलाइटिक एक्टिविटी, एपिटाइट एंड फोर स्टमक एक्टिविटी। कि तुमने अगर जो लिपिड की मात्रा ज़्यादा दे दी तो उससे क्या कि फूड का जो स्वाद है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। एक जो सेलुलोज एक्टिविटी है उस पर मान लो फ़र्क पड़ सकता है, कि ज़्यादा तुमने फैटी एसिड कंटेंट दे दिया तो उससे जो भाई पीएच कम हो जाएगी, या फिर उससे पीएच पे फ़र्क पड़ेगा, तो सेलुलाइटिक एक्टिविटी उस पर फ़र्क पड़ जाएगा, और एपिटाइट ऑफ फोर स्टमक एक्टिविटी, पूरे फोर स्टमक एक्टिविटी बिगड़ सकती है। अब तुम देखेंगे फेट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन थे यानी कि वीएफए, अब उसका फेट क्या है, मतलब कि वो उनका क्या होता है आखिरी में। तो मोस्ट ऑफ द वीएफए एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस ह्यूमन वॉल, कि ज़्यादातर जो वीएफए हैं वो ह्यूमन की वॉल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं,
कि मतलब कि वहीं पे जो VFA प्रोड्यूस होंगे मतलब डिग्रेड कर करके, और वहीं पे उसको र्यूमन की बोल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब है फर्मेंटेशन ऑफ प्रोटीन आल्सो यील्ड VFA विद आइसो एसिड 5 to 14% ऑफ टोटल। जो फर्मेंटेशन है प्रोटीन की आल्सो यील्ड VFA विद आइसो एसिड। तो प्रोटीन की उसके अंदर तो आइसो एसिड्स भी बनते हैं और VFA भी बनता है, और साथ में कुछ अमाइनो एसिड्स भी मतलब रिलीज हो जाते हैं। तो इसमें ये बता रखा है मोर वैल्यूएबल माइक्रोज फॉर माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस यूजिंग NPN, कि NPN का यूज़ करके हम माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एट pH 6.6 मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट एज देयर एनाइन, कि जो pH 6.6 है या इससे कम हो जाएगी तो वो अपने चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एनाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब तुम देखोगे एब्जॉर्प्शन रेट और हाइयर। एब्जॉर्प्शन रेट हाइयर कब होगा, मतलब कि ह्यूमन के अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन दे रखी है। पहला है व्हेन र्यूमिनल pH रिड्यूस, कि जब र्यूमन की pH रिड्यूस हो जाएगी तो उस टाइम पे उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और सेकंड है एज चेन लेंथ इंक्रीज, जब चेन लेंथ इंक्रीज होगी कंपाउंड की, जैसे कि ब्यूटायरेट है, ब्यूटायरेट ज़्यादा की चेन लेंथ ज़्यादा होती है प्रोपियोनेट और एसीटेट से, तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट भी हाइयर है। अब उसके बाद है अबव 50% VFA एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन इन द अनडिसोसिएटेड फॉर्म, मतलब कि ये जो 50% से ज़्यादा जो मतलब VFA होता है वो डायरेक्ट पैसिव डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब देखेंगे जो मैंने कहा था कि ब्यूटायरेट है, प्रोपियोनेट है, एसीटेट है। अब इनका फेट क्या है एंड प्रोडक्ट का, मतलब कि इनका आखिरी में होता क्या है। तो ब्यूटायरेट क्या है, ब्यूटायरेट ना एक मेटाबोलाइज्ड और ऑक्सीडाइज्ड कीटोन बॉडीज़ होती है। तो ये इसके अंदर ना कुछ कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं तुम्हें सभी के अंदर, बाकी उन्हीं को एक्सटेंड करके एक्सप्लेन कराना एग्जाम में, तुम्हारा अच्छा से हो जाएगा। जो ब्यूटायरेट है ये कीटोन बॉडीज होती है, और मतलब विच आर मेटाबोलाइज्ड बाय मोस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो कि मतलब मोस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी इसको यूटिलाइज करता है, यानी एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ करता है। तो ये इसके एक तो हो गया ये कीटोन बॉडीज़ होती है, दूसरा ये मतलब कि एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। और इन अडर अबाउट हाफ ऑफ द शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड बनाने में काम आता है रूमिनेंट मिल्क में। अब तुम देखोगे प्रोपियोनेट बैक्टीरिया, प्रोपियोनेट अबाउट 30% मेटाबोलाइज इन फोर स्टमक वॉल टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। जो प्रोपियोनेट बैक्टीरिया है ये लैक्टिक एसिड बनाने के काम आते हैं, और बाद में जो लैक्टिक एसिड है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक यूज्ड इन क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के अंदर जो ऑक्सैलो एसिटिक है उसके थ्रू होके विच लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में तुम्हें ग्लूकोज का तो मालूम ही है कि वो जाएगा लीवर के अंदर, और लीवर में जाके ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। तो ये बात बता रखी है। एसीटेट जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा TCA साइकिल के थ्रू। तो इसके अंदर क्या होगा, ये मेमोरी ग्लैंड में जाएगा सिमिलर टू ब्यूटारिक एसिड की जैसी, और जाके वहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस में काम आ जाएगा। इन स्मॉल अमाउंट CO2 भी रिलीज हो जाती है इसके कुछ अमाउंट में, और कुछ अमाउंट में फैटी एसिड सिंथेसिस, ये तो मैंने बता ही दिया। तो ये बिल्कुल सिमिलर है ब्यूटारिक एसिड के। तो मतलब कि सभी का ना पॉइंट्स याद रखना है। ये क्या आएगा, जो मिल्क के अंदर जो फैटी एसिड है वो बनाने काम आएगा, प्लस ये एनर्जी के काम आएगा। जो प्रोपियोनेट है ये तुम्हारे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और मतलब ऑक्सैलो एसिड क्रैब साइकिल के थ्रू, जो बाद में जाके ग्लाइकोजन के रूप में तुम्हारा स्टोर भी हो जाएगा लीवर के अंदर। एसीटेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल चलेगी, ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर तुम्हारा ये दोबारा से फैटी एसिड के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। तो ये सभी के तुम्हें एक एक करके याद रखना है। फिर तुम देखोगे लैक्टेट कन्वर्टेड टू प्रोपियोनेट बाय सेकेंडरी बैक्टीरिया। ये लैक्टेट है ये सेकेंडरी बैक्टीरिया के अंदर मतलब प्रोपियोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे एट लो pH 3.8 to 4.6, एब्जॉर्प्शन अबाउट 10% ऑफ वोलाटाइल फैटी एसिड, मोबिलाइज्ड बाय लीवर टू पायरुवेट ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। जो लैक्टेट है ये भी सेकेंडरी बैक्टीरिया की हेल्प से प्रोपियोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो पहले ही देख चुके हैं हम लैक्टेट को प्रोपियोनेट में करने वाले, वो एरो वाले डायग्राम पे उस पेज के ऊपर। तो उसमें क्या ये प्रोपियोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्रोपियोनेट पता है 3 मतलब लो pH पे काम करेंगे। pH लो होगी तो उस टाइम पे क्या होगा 10% ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और pH इससे ज़्यादा होगी तो VFA मोबिलाइज्ड लीवर टू पायरुवेट एंड ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो फिर वो तुम्हें पता ही है कि जो तुम्हारा प्रोपियोनेट है ये कब चला जाएगा लीवर के अंदर। उसके बाद आता है गैसेस, कि गैसेस कितनी कितनी मात्रा में मतलब प्रोड्यूस होती है। जो गैसेस है वो ये मतलब जो CO2 है ये होती है 60%, मीथेन होती है 30 से 40%, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में तो यही प्रोड्यूस हो रही हैं। और जो नाइट्रोजन है ये ट्रेस अमाउंट में है, और कुछ H2S और H2O2 भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो अलग अलग गैस अलग अलग मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है। मीथेन है हाई एनर्जी कंपाउंड है एलिमिनेशन,
लॉस ऑफ 8% ऑफ टोटल डाइजेस्टेबल एनर्जी, इसकी वजह से 8% की एनर्जी तुम्हारी वेस्ट चली जाती है क्योंकि हाई एनर्जी कंपाउंड के रूप में। अमोनिया जो है, डीअमाइनेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन। अमोनिया कहाँ कहाँ से मिलेगा तुम्हें, ये पॉइंट बार बार रिपीट होने लग रहा है कि एक तो जो डाइटरी प्रोटीन उसका डीअमाइनेशन कर दो, या फिर नॉन प्रोटीनेशन नाइट्रोजन NPN दे दो, या फिर यूरिया दे दो सलाइवा वाले, या एक्रोस फॉर स्टमक वॉल फॉर द ब्लड फ्रॉम द ब्लड, या फिर फॉर स्टमक वॉल यानी ब्लड से इसको फिर कर दो। फीडिंग 30% टोटल नाइट्रोजन एज यूरिया, जो 30% है ना टोटल नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बात पहले बता दी कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि तुम अच्छी क्वालिटी का इसको प्रोटीन प्रोवाइड करो, तो तुम यूरिया दोगे इसी के अंदर भी नाइट्रोजन आने लग रही है, तो ये उसका यूज़ कर सकता है। ये सुइटेबल VFA, अगर तुम्हारा सुइटेबल VFA अगर VFA सही मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो तुम्हारी अमोनिया है ये तुम्हारी नाइट्रोजिनस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज एब्जॉर्ब इफ ह्यूमन pH इज अल्कलाइन, या अगर नहीं तो फिर अगर तुम्हारी ये डायरेक्ट मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाएगी, अल्कलाइन अगर pH होगी तो मस्ट बी कन्वर्टेड टू यूरिया, फिर वो यूरिया के अंदर एब्जॉर्ब होगी, वो लीवर में जाएगा और उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे, वो अलग बात है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखेंगे अब। माइक्रोब सिंथेसाइजेज अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये कंप्लीट आएगी एक लाइन। माइक्रोब सिंथेसाइजेज अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो माइक्रोब्स को फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं, कि वह जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस करते हैं, बस इतनी सी बात है। रूमिनेशन, अब हमको रूमिनेशन से बचना है, तो रूमिनेशन के अंदर क्या है कि एनिमल खाना खाता है, तो एनिमल क्या करता है कि वो एक बार में बहुत सारा खाना खा लेगा और उसके बाद में धीरे धीरे उसको मुंह के अंदर निकालेगा और फिर उसको चबा चबा के वापस अंदर खा लेगा। तो इस प्रोसेस के दौरान वो क्या कर रहा है कि वो जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं उसको काट कर कर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है, और फिर उसको ऐसे करके डाइजेशन में ईजियर पड़ता है। तो जो रूमिनेशन प्रोसेस है, अब इसके अंदर आगे जाके 4 स्टेप आएंगे, ये तो मैंने तुमको बता दिया लेमन लैंग्वेज में। अब यहाँ के प्रोसीड कैसे होता है वो इसके अंदर देखो। रिगर्जिटेशन बिगिंस विद इंस्पायरेटरी इफेक्ट विद द टंग एंड सॉफ्ट पैलेट रेज्ड। रिगर्जिटेशन बोला है इसमें। रिगर्जिटेशन और रूमिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें, कभी इसको एक चीज़ समझ लो। जो रिगर्जिटेशन है ये है कि एनिमल है, इसने अपने माउथ से खाना बाहर निकाला है, तो इसने क्या किया है कि बाहर खाना निकालते वक्त एक तो इसने अपनी बक्कल कैविटी, एक इसने नेसोफेरेंजियल ओरिफिस, दोनों को एक बार ब्लॉक किया है, फिर उसके बाद में नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया है ताकि थोरैक्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया ताकि खाना बाहर की ओर धकेला जा सके। रिगर्जिटेशन, जो अभी हम देख के आए वो रिगर्जिटेशन ही था। रेटिकुलम गिव्स एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन अलोंग विद बाइफेसिक कॉन्ट्रैक्शन, इस काम के अंदर रेटिकुलम हेल्प करता है। इसके अंदर क्या है कि कार्डिया ओपन होता है, इसोफेगस रिलैक्स करती है। कार्डिया ओपनिंग है तुम्हारी, जो जो तुम्हारा स्टमक होता है इसके अंदर जो ओपनिंग होती है ये तुम्हारी कार्डिया बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर तुम्हारी इसोफेगस चल रही होती है, तो इसके अंदर ये कार्डिया है। अब क्या क्या बता रहा है, रेटिकुलम गिव्स एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन अलोंग विद बाइफेसिक कॉन्ट्रैक्शन, रेटिकुलम हेल्प करेगा और इसी के साथ कार्डिया ओपन होगा, इसोफेगस रिलैक्स करेगी, कर्ड मूव्स टू माउथ बाय रिवर्स पेरिस्टालसिस, रिवर्स पेरिस्टालसिस के थ्रू कर्ड वापस माउथ के अंदर जाएगा। रीमेस्टिकेशन, रीच्यूइंग, अब एनिमल क्या करेगा, माउथ के अंदर खाना आने के बाद उसको दोबारा से चबाएगा। एनिमल च्यूज कर्ड थ्रू आउटली, फिर उसको मतलब अच्छे से चबाएगा, थ्रूली चबाएगा, पार्टिकल साइज डिक्रीज करेगा, इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करेगा, री इंसलाइवेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवा मिक्स करेगा उसके अंदर। सलाइवा कंटेन बाइकार्बोनेट बफर, जिसके अंदर बफर है मेंटेन करेगा ह्यूमन की pH, तो फिर वो मतलब कि उसके अंदर सलाइवा मिक्स करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो बचेगा रीस्वैलोइंग, फिर लास्ट का जो स्टेप आएगा रीस्वैलोइंग, रीडिग्लूटिनेशन, वापिस से उसको निकलना। प्रोसीड कट इज स्वैलोड अगेन, उसको दोबारा से निकला जाएगा। गोज बैक टू रेटिकुलम फॉर फर्दर फर्मेंटेशन, फिर उसको रेटिकुलर रूमन यानी उस चैम्बर के अंदर भेज के दोबारा फर्मेंटेशन करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो ये 4 स्टेप थे, बस सिंपल से स्टेप थे। एक तुम ना रिगर्जिटेशन और रूमिनेशन के बीच में डिफरेंस अच्छे से याद रखना। अब तुम्हें देखना रेटिकुलम, रेटिकुलम हनीकॉम्ब लाइक होता है, ये तुम्हारी फर्मेंटेशन के अंदर हेल्प करेगा और बहुत सारे और फंक्शन करेगा, जैसे कि तुम्हारी रिगर्जिटेशन में हेल्प कर देता है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा एक, ये अलग से मैंने इसको एक टॉपिक ऐड कर रखा है, तुम इसको ईजिली समझ पाओगे। रेटिकुलम इज द सेकेंड कंपार्टमेंट ऑफ द रूमिनेंट स्टमक। अब 4 कंपार्टमेंट है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम।
तो रेटिकुलम तुम्हारा सेकंड कंपार्टमेंट है रुमिनेंट स्टमक का। इट लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रुमन टुगेदर दे फॉर्म द रेटिकुलर रुमन। ये ना रुमन के जस्ट इन फ्रंट होता है, इसके आगे मतलब लोकेटेड होता है। इसकी लोकेशन बाकी यहाँ पे सही दे रखी है, जस्ट बिहाइंड द डायफ्राम के पीछे, मोस्टली ऑफ द लेफ्ट साइड, थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ, एंटीरियर टू रुमन के एंटीरियर में। तो इसकी पोजीशन अच्छे से याद रख लेना, तुम्हारी काम आएगी। स्ट्रक्चर क्या है, मिक्सिंग एंड सॉर्टिंग। अब ये क्या काम करेगा, एक तो मिक्सिंग का काम करेगा, मिक्सिस इंजेस्टा विद ह्यूमन कंटेंट के साथ इंजेस्टा को मिक्स करेगा। उसके बाद का नेक्स्ट काम है इसका, हैवी पार्टिकल स्टे इन ह्यूमन। जो हैवी पार्टिकल है वो ह्यूमन के अंदर, उसको फिर ये मतलब कि हैवी पार्टिकल स्टे इन ह्यूमन, हैवी पार्टिकल को मतलब ह्यूमन में ही रखता है, उसको बाहर नहीं आने देता, उसको फिर दोबारा से र्यूमिनेशन खातर भेजने में हेल्प करता है ये। जो हैवी पार्टिकल है स्टे इन ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन के अंदर जो हैवी पार्टिकल है उसको र्यूमिनेशन के लिए उसमें छोड़ देगा, उससे बाहर नहीं आने देगा, ये काम है इसका। एक है लाइट पार्टिकल मूव बैक टू ह्यूमन, ये थोड़ा सा उल्टा लिख रखा है, तुम थोड़ा सही कर लेना इसको। रिगर्जिटेशन कड फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या है, रेटिकुलम कंट्रैक्शन हेल्प ब्रिंग फीड बैक टू माउथ। रेटिकुलम में इसको फीड को वापस माउथ तक लेके जाने में हेल्प करता है, क्यों ये इसके अंदर बाईफेजिक कॉन्ट्रैक्शन मिलती है, तो उसके लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। जो वापस माउथ तक लेके जाके तोड़ के वापस लाते हैं, इस प्रोसेस में रूमिनेशन बोलते हैं। फॉरेन बॉडी ट्रैप, अब ये क्या करता है, फॉरेन बॉडी को ट्रैप करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हैवी शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, फॉरेन बॉडी ट्रैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम अच्छे से याद करना। सपोर्ट फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन को सपोर्ट करता है। मेजर फर्मेंटेशन अकर इन ह्यूमन बट रेटिकुलम असिस्ट इन द प्रोसेस। जो ज़्यादातर फर्मेंटेशन वो तो ह्यूमन का काम है, लेकिन ये उसमें फर्मेंटेशन में थोड़ी हेल्प करता है, इसलिए रेटिकुलो रूमन चैम्बर बोलते हैं ज़्यादातर। एक तो होती है फर्स्ट कंट्रैक्शन, होती है मिक्सिंग का काम करने वाली, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन होती है रिगर्जिटेशन का काम करने वाली। तो इस बात को, जो रिगर्जिटेशन में क्या हेल्प कर रही है वो रूमिनेशन वाली होगी, और जो फर्स्ट कंट्रैक्शन मिक्सिंग का वो तो मिलती है। रूमिनेशन जो है इसका अपना मैकेनिज्म रह गया था, मतलब कि ये इसी प्रोसेस को बस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखे कि सबसे पहले रेटिकुलम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिससे कड है इसोफेगस में एंट्री करेगा, रिवर्स पेरिस्टालसिस होकर माउथ में पहुंचेगा, और माउथ से दोबारा से स्वेलो करके मतलब माउथ के अंदर सलाइवा और च्यूइंग करके उसके अंदर दोबारा स्वेलो कर लिया जाएगा। फंक्शनल और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, रिड्यूस पार्टिकल साइज छोटा कर देगा, सरफेस एरिया फॉर माइक्रोब बढ़ा देगा, मेंटेन कर देगा ह्यूमन की पीएच, क्योंकि ऊपर से सलाइवा ऐड हो गया है तो इससे ह्यूमन की पीएच मेंटेन रहेगी। इंप्रूव करेगा डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। एडिशनल पॉइंट्स अक्कर मोस्टली ड्यूरिंग रेस्ट, ये रेस्ट के दौरान होता है। एनिमल क्या कर रहा है, सारा दिन लेटे रहने का तो काम होता ही है, लेटा रहता है, तो वापस खाना पेट से बाहर निकालेगा, चूइंग करेगा और फिर वापस उसको मतलब अंदर स्वेलो कर लेगा। काउ स्पेंड्स 6 to 8 आवर पर डे रूमिनेटिंग, मतलब कि बहुत ठाली बैठती है, 6 से 8 घंटे बस यही काम रहती है, जुगाड़ी करती रहती है। कंट्रोल्ड बाई वेगस नर्व, ये इंपॉर्टेंट है, वेगस नर्व इसको कंट्रोल करती है। 10th नंबर, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स अकर बिफोर नॉर्मल बाईफेजिक कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मल बाईफेजिक कॉन्ट्रैक्शन से पहले होती है, मतलब कि मिक्स करने से पहले ये रिगर्जिटेट करना पड़ता है इसको, कि पहले तो खाना को माउथ में पहुंचाएगा, फिर वापस रिचविंग रिस्वेलोइंग करके ने फिर वापस जो पेट में आएगा, फिर उसके बाद में इसका ये मिक्सिंग वाला काम करेगा। अब देखेंगे प्रिपेयर कंटेंट फॉर रिगर्जिटेशन के लिए कंटेंट को प्रिपेयर करेगा, कि भाई इसको अंदर वापस माउथ के अंदर रिवर्स पेरिस्टालसिस करके कार्डिया ओपन एंड इसोफेगस रिलैक्स करेगी, स्फिंक्टर ओपन हो जाएंगे, जिससे फूड को वापस माउथ में जाने का रास्ता मिल जाएगा। कड एंटर इसोफेगस, कड तुम्हारे इसोफेगस में एंटर करेगा, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होगा उस टाइम पे, हेल्प्स सक द कड इनटू इसोफेगस, मतलब कड को इसोफेगस के अंदर सक करने में हेल्प करता है। रिवर्स जो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, रिवर्स पेरिस्टालसिस काम करेगी, कड इज कैरिड टुवर्ड माउथ की तरफ फिर कड को लेकर जाया जाएगा। अब देख रहे हैं ओमेजल फंक्शन, एबोमेजल फंक्शन। ओमेजल फंक्शन में फिजियोकेमिकल कंडीशन इनसाइड सिमिलर टू रूमिनो रेटिकुलम, सो फर्मेंटेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर सिमिलर। इसके अंदर क्या है कि फिजिकल कंडीशन है, वे सिमिलर ही है रूमिनो रेटिकुलम की तरह, तो जो मतलब फिजिकल कंडीशन सेम है तो ये फर्मेंटेशन में भी हेल्प करेगा, और एब्जॉर्प्शन के लिए भी सेम काम करेगा। तो मतलब कि फर्मेंटेशन का काम और एब्जॉर्प्शन का काम दोनों सेम ही है। लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू ओमेजल लीव, ओमेजल लीव के कारण इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है,
Important absorption sites of VFA, electrolyte and water. VFA in exchange for chlorine. ये क्या करेगा, VFA क्लोरीन और वाटर आयन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एब्जॉर्प्शन साइट है। इसके अंदर ये VFA एक्सचेंज करता है क्लोरीन आयन के साथ, तो एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हेल्प्स टू रेगुलेट ऑनवर्ड प्रपोल्शन ऑफ डाइजेस्टा बिटवीन रेटिकुलम एबोमेसम। अब तुम्हें पता है रूमन, फिर रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, तो रेटिकुलम से एबोमेसम के बीच में ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये ऑनवर्ड प्रपोल्शन ऑफ डाइजेस्टा बिटवीन रेटिकुलम एंड एबोमेसम, रेटिकुलम और एबोमेसम के बीच में डाइजेस्टा को आगे धकेलेगा। अब तुम देखोगे एबोमेसल फंक्शन। एबोमेसल फंक्शन में क्या क्या आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एबोमेसम तुम्हारा ये होमोलोगस होता है तुम्हारे नॉर्मल सिंपल स्टमक के जैसे। तो फिर ये क्योंकि ये ना एक तुम्हारा एंजाइम सेक्रेटिंग ऑर्गन है, किसी के अंदर ऐसे एंजाइम नहीं रिलीज होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन एंड HCl सेक्रेटिंग ऑर्गन विच इज एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फंक्शनली होमोलोगस विद स्टमक ऑफ नॉन रूमिनेंट, जो कि होमोलोगस होता है स्टमक ऑफ नॉन रूमिनेंट के जैसे। मतलब कि यही बात तुम्हें जरूर लिख के आनी है। पाइलोरिक डिस्टेंशन होता है राइज इन एबोमेसल पीएच में राइज होता है। VFA पोटेंट स्टिमुलाई फॉर गैस्ट्रिन रिलीज, इससे क्या होता है कि फिर भाई जब पीएच ज़्यादा होगी तो गैस्ट्रिन रिलीज होगा एंड सेक्रेट वो HCl को सेक्रेट करवाएगा। तो फिर ये मतलब कि सिंपल स्टमक वाले सारे फंक्शन कर रहा है। सेक्रेशन इनहिबिशन इंक्रीज एसिडिटी पाइलोरिक रीजन ऑफ द ड्यूडेनम, ये सेक्रेशन करवा के इनहिबिट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एसिडिटी पाइलोरिक रीजन की और ड्यूडेनम की।